हेलो विद्यार्थियों, एवियन एजुकेशन हब जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्लास 9th SST में जो हमने पोर्शन शुरू किया था वो क्या था, लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति जो पहला पार्ट था, संविधान निर्माण, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, हमने पहले वीडियो में जो पढ़ा था, जो पहले वीडियो हमने तैयार किया था, उसमें पढ़ा था संविधान के निर्माण जो बात चल रही थी कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी 1950 में देश में लागू कर दिया। बच्चों, देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसके बाद हम एक अंतिम सरकार गठन की गई और वो शासन चलाती रही। उसी स्थिति में बच्चों सब जानते हैं, भारत का विभाजन भी हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस प्रकार हमारे देश का जो संविधान था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और पारित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। जब संविधान बना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपन इसलिए कहते हैं, इसमें ऐसे ही नहीं कहते, जिसमें 395 धाराएं, 8 परिशिष्ट सम्मिलित थे। आठ परिशिष्ट सम्मिलित थे। ऐसे जहाँ पर लगभग पूरे देश के संविधानों का अध्ययन करके संविधान का निर्माण किया था। तो इस विशाल संविधान की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, लिखित संविधान। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित ओपन चार्टर्स में कह सकते हैं, लिखित एवं निर्मित संविधान। निर्मित, इस संविधान का निर्माण किया गया है। एक संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास से इस संविधान का निर्माण किया था
एक दुनिया का लिखित संविधान है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है विस्तृत संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, बड़ा संविधान है, बड़ा संविधान है, जिसमें 395 धाराएं तथा 8 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। जहां इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 11 धाराएं, अमेरिका के संविधान में 7 धाराएं, हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 धाराएं तथा 8 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। बच्चों, तीसरी विशेषता है मूल प्रस्तावना। बच्चों, संविधान की मूल बातों को शुरू में ही एक प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप कभी किताबों में देखते हैं, जो बहुत से लोग कॉपियों पर छाप के उनको वहाँ पर आप उनको देखते हैं, तो जो मूल प्रस्तावना है, बच्चों, मूल जो प्रस्तावना जिसको संविधान की आत्मा भी कहती हैं और जिसमें संविधान की मूल बातों को अंगीकृत किया गया है। बच्चों, चौथी विशेषता है एक गहरी नागरिकता। देखो, हमारे देश में जो नागरिकता है वो एक गहरी नागरिकता प्रदान की गई है। एक गहरी नागरिकता का अर्थ यहाँ पे एक ही नागरिकता से है। जहाँ अमेरिका में संघात्मक शासन होने के नाते राज्यों के और देश की नागरिकता होती है, वही हिंदुस्तान के संविधान में एक गहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है, जिसके तहत एक ही नागरिकता हर व्यक्ति को दी जाती है, और वो है भारतीय नागरिकता। चाहे नागरिक किसी भी जिले का हो, किसी भी राज्य का हो, ठीक है ना, लेकिन उसे एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, भारतीय नागरिकता, अर्थात वह पहले भारतीय है। नंबर 5, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब भाई, जब देश का जब संविधान बन रहा था, तो कुछ लोग चाहते थे कि एकात्मक शासन हो, कुछ लोग चाहते थे भारत में संघात्मक शासन हो। तो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक शासन, यानी पूर्णतः ना तो हमारे देश में संघात्मक शासन है, ना ही पूर्ण देश कह सकते हम एकात्मक शासन व्यवस्था है। कुछ लोग चाहते थे कि संघात्मक शासन हो, कुछ चाहते थे एकात्मक शासन हो। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने दोनों शासन व्यवस्था के गुणों को स्वीकार करके संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण को अपनाया। हमारा राज्य 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। राज्यों में अलग अलग सरकारें जो संविधान के अनुसार अपनी जैसी स्थिति है राज्य की, उसके अनुसार शासन करती हैं। भारत में कह सकते हैं संघात्मक शासन है, लेकिन इन सब के ऊपर एक केंद्रीय सरकार होती है जो उनकी देखरेख करती है।
इन पर नियंत्रण स्थापित करती है और अंतिम निर्णय उस केंद्रीय सरकार का होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन है। नंबर 6, गणतंत्रीय शासन। दो, संविधान में गणतंत्रीय शासन को रूप दिया गया जिसके तहत भारत एक गणतंत्र है जिसका मुखिया राष्ट्रपति है। वो अलग बात है कि भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा शासक है लेकिन शासन नहीं करता, जो हमारे गणतांत्रिक रूप को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद आता है 7वें नंबर पर संसदीय प्रणाली। भाई, इंग्लैंड के अंदर संसदीय प्रणाली है और हमारे देश पर लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों का अधिकार रहा है। तो शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है और सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, और संसदीय प्रणाली में सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती हैं जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो हिंदुस्तान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसद सर्वोच्च है, संसद से ऊपर कोई भी नहीं है, और मंत्रिपरिषद उसकी प्रक्रिया को चलाता है और जिसका मुखिया होता है देश का प्रधानमंत्री। वैसे भी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाममात्र और वास्तविक। नाममात्र कार्यपालिका देश का राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, और वास्तविक कार्यपालिका वास्तव में मंत्रिमंडल है जिसका मुखिया होता है देश का प्रधानमंत्री। बच्चों, नंबर 8 पे आती है मूल अधिकार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जाती है, क्योंकि एक लोकतंत्रीय देश के लिए वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। अगर मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, वो नागरिकों के पास नहीं है तो हम उसे लोकतांत्रिक देश कतई नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान में 7 मूल अधिकारों का समावेश किया गया था, लेकिन 1979 में जब सरकार ने देखा कि संपत्ति के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को सीधे संविधान से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही वो जन्म लेता है, और कोई भी, चाहे वो संघीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या कोई व्यक्ति हो, अगर हमसे हमारे मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील दायर करके अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, 6 जो वर्तमान मूल अधिकार हैं उनमें बच्चों सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 समानता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार,
नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, सभ्यता एवं संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 बच्चों, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 5 अगर मौलिक अधिकारों को हमसे कोई छीनने का प्रयास करता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में केवल पोस्टकार्ड या एक साधारण अपील के द्वारा ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, अब हमने 8 विशेषता पढ़ा दी। अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी जो वीडियो आएगा उसमें हम बाकी शेष विशेषता को बताएंगे, क्योंकि विशेषता भी समाप्त हुई नहीं है। बच्चों, हमारा डायरेक्टर सर की ओर से विशेष इन कक्षाओं को चला जा रहा है और सभी विद्यार्थी खूब पढ़ें, ऑनलाइन क्लास लें। क्लास लेने के बाद पाठ को विद्यार्थियों सभी लोग पढ़ें। हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।